नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल के दौरे को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है। कल यानी कि सोमवार को मुख्यमंत्री गोंडा और आजमगढ़ के दौरे पर होंगे। गोंडा और आजमगढ़ का मुख्यमंत्री दौरा करेंगे और इन दोनों ही जिलों में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही जिले के हालात की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और जैसे अलग अलग जिलों में वो जाते हैं, किसी गांव का या कंटेनमेंट जोन का दौरा करते हैं, तो किसी गांव या कंटेनमेंट जोन का वो दौरा भी कर सकते हैं। कोरोना को हराने के लिए लगातार ताबड़तोड़ दौरे इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। अस्पतालों और दवाओं पर लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। आज वो झांसी और बांदा के दौरे पर हैं और कल की अगर बात करें यानी सोमवार की, तो सोमवार को गोंडा और आजमगढ़ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के इलाकों में हैं, तो कल वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होंगे। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट है कल मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों का दौरा कर रहे हैं। आज तक वो 15 मंडल का दौरा कर चुके हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवीपाटन मंडल गोंडा और आजमगढ़ का भी दौरा करेंगे। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जमीन पर जाकर हकीकत को देख रहे हैं, अधिकारियों से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी बैठक कर रहे हैं। तो कल 2 और जिलों में जाएंगे, देवीपाटन मंडल भी इसमें शामिल होगा। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर हकीकत देखेंगे, अफसरों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से भी हकीकत को जानेंगे। ये मुख्य कार्यक्रम कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगे हुए हैं। जी चलिए, और इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसके बारे में भी अपडेट आ रहा होगा बांदा और गोंडा और आजमगढ़ से? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अफसर लगातार जो डेटा है वो जुटाने में जुटे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब समीक्षा बैठक करेंगे तो अब तक के वैक्सीनेशन, साथ ही साथ बेड की उपलब्धता, उसके अलावा ऑक्सीजन को लेकर जो व्यवस्था करने के निर्देश थे, अब तक कितनी ऑक्सीजन वहां पर स्पेयर में है, साथ ही साथ में मरीजों की स्थिति क्या है, बहुत सारी चीजों को लेकर रिपोर्ट लेंगे। तो निश्चित है कि अफसर ये डेटा और साथ ही साथ उन चीजों को बेहतर करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कल स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और बहुत संभव है कि वो किसी भी गाँव में जाए, क्योंकि अब तक जितने भी मंडलों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है उन सभी मंडलों के गांवों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है। जो होम क्वारंटीन है या फिर जो कोविड सेंटर में मरीज भर्ती हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। तो निश्चित है कि अफसर इन सभी तैयारियों में जुटे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के साथ इन सभी तैयारियों को बेहतर करने में जुटे हुए हैं। जी चलिए एसके वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो केस हैं उनमें कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा कोविड के टेस्ट हुए हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश दूसरी लहर को कंट्रोल करने की स्थिति में दिख रहा है और तीसरी लहर को लेकर अभी से ही सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट इस वक्त 93% यानी 93% से ज्यादा है और जो 70,000 से ज्यादा निगरानी समितियां गांव में काम कर रही हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। झांसी को लेकर उन्होंने कहा कि झांसी में 6 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन को लेकर जिला आत्मनिर्भर हो जाएगा। और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यहां पर जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी, तब यहां पे सक्रिय केसेस की संख्या थी 3,10,000, यानी जो एक्टिव केस थे 3,10,000 थे। आज प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वह 38,000 से घट करके अब ये 4,800 तक आ गए हैं। और जो प्रदेश के अंदर एक्टिव केस थे 3,10,000 30 अप्रैल को, आज प्रातः 6 बजे तक उनकी जो संख्या है यह घट करके अब 84,000 पे आ गई है। यानी हम लोगों ने पिछले 22 दिनों के अंदर
2,26,000 से अधिक एक्टिव केस को रिकवर करके उन्हें सकुशल घर भेजा है। प्रदेश की रिकवरी इस समय 93% से अधिक है। प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी अभी 2 के आसपास है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। टेस्टिंग प्रदेश की सर्वाधिक है। 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट वर्तमान में प्रदेश यहां पे कर चुका है। लेकिन फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कुछ अंतर था। फर्स्ट वेव में हमें ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई, लेकिन सेकेंड वेव में जितनी अधिक संक्रमण था उतनी तेजी के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग भी बढ़ी कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घर के बाहर न निकले। 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर के अंदर रहें, मास्क धारण करें। शेष अन्य लोग अगर आवश्यक नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो घर के बाहर न निकले। वैक्सीन के साथ सबको जोड़ सकें और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, तो इस महामारी से सफलतापूर्वक हर गांव, हर कस्बा, हर जनपद, हर राज्य और पूरा देश सफलतापूर्वक निकल करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होगा। कि अगली खबर लखनऊ से है। बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई की नियुक्ति की जांच होगी। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने इसको लेकर जांच के निर्देश दे दिए हैं। गरीब कोटे से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में भी प्रोफेसर रहने के दौरान उनकी नियुक्ति हुई। रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इसकी शिकायत बाकायदा की है। राज्यपाल और कुलपति को एक चिट्ठी उन्होंने लिखी है और इसको लेकर शिकायत की थी, जिसपे मंत्री के भाई की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़ा किया गया है। और इस मामले को लेकर जो विश्वविद्यालय के वीसी हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, उन्होंने जांच के निर्देश दे दिए हैं। एसके वाजपेयी इस पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। एसके, क्या कुछ इस मामले में एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मामला काफी संगीन है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई हैं डॉक्टर अरुण द्विवेदी, जिनका अभी सिद्धार्थ नगर की कपिल वस्तु यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति हुई है। हालांकि नियुक्ति पत्र उनको कल ही मिला है। इसका अप्लाई उन्होंने पहले से कर रखा था। ऐसा बताया जाता है कि उनके भाई पहले से ही राजस्थान की यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। और उसके अलावा जो भाई की अरुण कुमार द्विवेदी की जो पत्नी है, वो भी बिहार के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है। उसके अलावा उनके नाम पर भी जमीन भी है, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने ईडब्ल्यूएस, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो सामान्य जाति के लोग हैं, जिनको तहत आरक्षण उन्होंने प्राप्त किया है ईडब्ल्यूएस का, जिसको लेकर अब लगातार सवाल उठने लगे। हालांकि इस पूरे मामले पर जब बेसिक शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में फिलहाल वो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। तो निश्चित है कि इस मामले की शिकायत जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से हुई है, उसके अलावा जो कुलपति हैं कपिल वस्तु विश्वविद्यालय के, उनसे भी की गई है। पूरे मामले की जांच करने की बात वीसी ने कही है। हालांकि इस जांच के बाद क्या निकल कर आता है, ये बड़ी बात होगी। लेकिन निश्चित है कि एक मंत्री के भाई का इस तरीके से नियुक्ति पत्र पाना कहीं न कहीं बड़े सवाल ये एसके, ये जो मामला लग रहा है, ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। इसमें जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव का इस्तेमाल हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ बैकडोर से तो जरूर हुआ है, जिसके कारण इतने आराम से नियुक्ति हो गई है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि इन सवालों के जवाब मंत्री जी को देने चाहिए, लेकिन फिलहाल मंत्री जी इस मामले पर बोलने से मना कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात जरूर है कि उनके भाई का कोरोना काल के दौरान सिलेक्शन हो जाता है और इस पूरे सिलेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र ने ईडब्ल्यूएस की सुविधा दी है, जो गरीब सामान्य जाति के लोग हैं उनके लिए दी है, उसमें मंत्री के भाई का सिलेक्शन होना निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, साथ ही साथ उच्च शिक्षा मंत्री, उसके अलावा कुलपति के साथ ही कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से दी हुई है। इस पूरे मामले पर क्या एक्शन होता है, जहां पहले ही कुलपति ये बात कह रहे हो कि वो मामले की जांच कराएंगे, अगर कोई दोषी होता है तो उसके खिलाफ में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन बड़ा
सवाल यही है कि आखिर मंत्री के भाई का EWS सर्टिफिकेट बना कैसे, आखिर अधिकारियों ने उसको कैसे बनाया, जो खुद ही एक विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात रहे, उनकी पत्नी खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है दूसरे विश्वविद्यालय में। तो ऐसी स्थिति में उनका EWS सर्टिफिकेट बनना कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका पर और मंत्री की भूमिका पर। चलिए एस के वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और उनके भाई की जो नियुक्ति हुई है प्रोफेसर के पद पर, उसको लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले को लेकर अब जांच शुरू भी हो गई है। चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक और पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा के बेटी संगीता मिश्रा की मौत के मामले में गठित जांच कमेटी ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। डीएम की ओर से गठित जांच कमेटी ने सभी बिंदुओं पर जांच के बाद मामले में आरोपी मेडविन अस्पताल को क्लीन चिट दे दी है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद डिप्टी सीएमओ डॉक्टर पीयूष राय सीधे पंडित छन्नूलाल के घर पहुंचे और उन्हें इस जांच की जानकारी दी है। हालांकि जांच समिति से इस रिपोर्ट से पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल का परिवार असंतुष्ट है। रविवार को समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पंडित छन्नूलाल मिश्रा से मिलने उनकी बड़ी गैबी स्थित उनके आवास पर गया था और उनकी बेटी के मौत के मामले में जांच की मांग सरकार से की गई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने उनकी बेटी की मौत के मामले को सदन में उठाने और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। रिपोर्ट जो आई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमसे कहे थे कमिश्नर साहब कि निष्पक्ष होगा फैसला, मगर खाली उन्हीं के पक्ष में सब फैसला, जबकि गलती वो किए हैं, लेकिन फैसला उन्हीं की तरफ से तारीफ करके उनका कोई दोष नहीं है। और हमारा तो एक ही मांग है कि सीसीटीवी फुटेज वही हमको दिखा दें, हमारा शंका दूर हो जाएगा। उसी में सब कुछ छिपा हुआ है राज। बिल्कुल भी संतुष्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उस रिपोर्ट में हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं गया है, हमारी तरफ की कोई बात उन्होंने सुनी ही नहीं है। एक पक्षीय उन्होंने जांच करके और ये कह दिया कि उनको निर्दोष है, कोई भी लापरवाही नहीं हुई है हॉस्पिटल की तरफ से। कैसे कह दिया जब आपके पास सीसीटीवी फुटेज उन्होंने दिखाया ही नहीं और हम शुरू से केवल सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं। फिर कैसे आपने बिना उसकी फुटेज देखे ही कह दिया कि वो निर्दोष हैं। तब हम लोग बस अब यही करेंगे कि हम लोग मुख्यमंत्री साहब को मेल किया है रात में हमने कि वो जल्दी से जल्दी मिलने के लिए समय निर्धारित करके हमें सूचित करें। हम खुद जाके उनको सारे साक्ष्य के साथ, जो भी मेरे पास प्रमाण है उन सबके साथ उनको बताएंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है। जौनपुर में दिनों यथार्थ मेडिकल स्टोर रोहटा खासा चर्चा में है। सोशल मीडिया में हजारों लोग इस मेडिकल स्टोर के समर्थन में खड़े हैं। सभी लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। मूक बधिर प्रशासन कुछ चंद दवा के कालाबाजारी करने वालों के इशारों पर नाच रहा है। मोटी रकम के दम से केवल अपने जिद पर अड़ा है। उस मेडिकल स्टोर का दोष यह है कि वो हर दवा पर सीधे 20% की छूट दे रहा था। गरीब मध्यम वर्ग की जनता को लाभ मिल रहा था। इन बंधुओं ने हाल में डिपार्टमेंट स्टोर खोला है और दवा जगत में जबरदस्त पकड़ थी, लिहाजा उसके एक हिस्से में दवा का भी काउंटर खोला। इन बंधुओं ने दवा पर सीधे 20% की छूट की घोषणा की। उद्घाटन होते ही दवा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उधर इस छूट के कारण तमाम दवा के कालाबाजारी और प्रिंट रेट पर दवा देने वाले दुकानदारों का कारोबार ठप पड़ गया। फिर सब यथार्थ मेडिकल के विरुद्ध सक्रिय और लामबंद हो गए। इसके लिए दवा विक्रेताओं ने साजिश रची कि कैसे इनको परेशान किया जाए। मेडिकल पे आ रहा है यथार्थ मेडिकल। यहाँ पे ऐसी कोई शिकायत है कि यहाँ पे दवाई अधिक रेट में दी? नहीं, कभी नहीं। ऑक्सीमीटर कोई भी? भाई ऑक्सीमीटर तो हम नहीं खरीदे इनके यहाँ से, लेकिन जो भी दवा ले जाते हैं उस पर कुछ न कुछ % डिस्काउंट मिलता है। हम लोग संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अन्य मेडिकलों से? बिल्कुल। और मेडिकल की दुकान से यहाँ संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। किस मेडिकल पे आप आए हैं? क्या यहाँ पर किस तरह की दवाई मिलती है? पुलिस से मेडिकल स्टोर पे खड़े हैं जहाँ पर कल यहाँ पर मेडिकल की टीम ने छापा मारा था और हमने सभी यहाँ पे ग्राहकों से बातचीत की कि क्या यह कोरोना वैश्विक महामारी में दवाइयों की रेट अधिक से नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे ग्राहकों ने कहा, साफ साफ कहा कि यहाँ दवाई 20% छूट मिलती है और यहाँ दवाई जो मिलती है अच्छी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो दवा के तमाम अवैध कारोबार हैं इनके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर छापा डलवाया, लेकिन अधिकारी से हमने बात किया तो अधिकारी का साफ कहना है कि यहाँ कुछ कमियाँ गोदाम की पाई गई, जिससे निर्देशित किया गया कि गोदाम को अलग बनाया जाए। और फार्मासिस्ट नहीं थे, फार्मासिस्ट कहीं बाहर गए थे, फार्मासिस्ट तुरंत आए, लेकिन अधिकारी ने ये बात नहीं कही कि कोई बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन यहाँ पर कुछ मुनाफाखोर जो दवाई
व्यवसायी हैं उनको ये खली है, क्योंकि इनकी मेडिकल स्टोर अच्छी चलती है और यहाँ पर ग्राहकों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। ऐसे में तमाम मेडिकल स्टोर के जो मालिक हैं इनके पीछे पड़े हुए हैं कि इनकी दुकान की तरफ बंद हो जाए, जिससे हमारे दुकान चल सके। और लेकिन यहाँ पर ग्राहकों को अच्छी सुविधा यथार्थ मेडिकल पर दी जाती है। 20% कोरोना वैश्विक महामारी में 20% की छूट देने पर और दवाई दी जाती है। ऐसे में हम लोगों ने सभी ग्राहकों से बात भी किया कि यहाँ क्या इसी तरह दवाई उचित रेट में मिलती है, लेकिन उनका साफ कहना है कि यहाँ पर दवाई उचित रेट में मिलती है और 20% छूट पर मिलती है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर यहाँ पर अधिकारी आए तो उनको क्या कमी मिली, ये देखने वाली बात है। और उसे देवे हरदोई के गौसगंज में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बगैर मास्क के ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू का किसी तरीके का लोगों में डर नहीं है। हरदोई के गौसगंज इलाके के कॉस्मेटिक बाजार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं।